हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन और ओटीसी ड्रग के इंडिकेशन के बारे में, यानी कि कौन सी दवाइयां किस लिए यूज करती हैं। अगर दवाइयों में एक से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंट है तो ये भी देखते हैं कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट का, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट का अपना क्या क्या रोल होता है और कैसे वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूँ। 11 साल से ऊपर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेडिसिन के रिस्पेक्ट में। आज का वीडियो आपका देखना बहुत जरूरी है अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, कम से कम 4 साल तक के अंदर में, तो क्योंकि ये प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है और प्रॉब्लम सीवियर भी बहुत ज्यादा है। तो दोनों को समझने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। मैंने कहा कि मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हूं जो कहीं से भी यूट्यूब से देख करके या वीडियो से पढ़ करके आपको पढ़ा दूं। मेरा ये कॉन्सेप्ट है, मेरा ये प्रोफेशन है, इसलिए जो भी बताऊंगा आपको ऑथेंटिसिटी के साथ बताऊंगा। छोटे बच्चे हैं घर में तो क्या खास बात होती है छोटे बच्चों की, क्योंकि वो यहां से वहां घूमते रहते हैं, जिसको मन किया उसको पकड़ के खाने लगते हैं। कोई चीज जमीन पे गिर जाए उसको उठा लेते हैं, कोई चीज ऑलरेडी डस्ट लगी हुई है उसको मुंह में लगा लेते हैं। खिलौना हो, खाने पीने की चीजें हो, बर्तन हो या कोई भी ऐसी चीज हो, सबसे पहला उनका जो स्टार्ट होता है वो होता है उस चीजों को लेकर के मुंह के पास लेके जाना, खास करके तब जब उनके दांत निकलने वाले होते हैं, क्योंकि उनके मसूड़ों पे थोड़ा सा उनको ईचिंग जैसा एहसास होता है, थोड़ा सेंसिटिविटी लगती है। तो उनको लगता है कि कोई भी चीज को लेके मुंह में दबाएंगे तो उनको थोड़ा सा शांति मिलेगा। और यही कारण है कि अक्सर आप ये देखते हो, बीइंग अ पेरेंट मैं चीजों को समझता हूं कि इसी समय जब दांत निकलने वाला होता है तो मैक्सिमम बच्चों को लूज मोशन की प्रॉब्लम होती है, या यूं कहूं कि ये प्रॉब्लम पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी, आजकल थोड़ी सी कम हुई है लेकिन अभी भी होती रहती है। इसके पीछे कोई लॉजिक दांत के आने से नहीं है, थोड़ा सा जरूर वो रोल प्ले करता है, लेकिन मैक्सिमम कारण क्या है उसके कॉन्सेप्ट पे जाइएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, असल प्रॉब्लम तो कुछ और ही था। देखिए, जब मैंने कहा कि दांत आने वाला होता है तो सुगबुगाहट होती है, उसको शांत करने के लिए वो कोई भी चीज को उठा उठा के मुंह में डालते हैं। पहले के केस में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता था, टाइल्स के घर भी नहीं हुआ करते थे, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती थी। तो हर एक ऑब्जेक्ट में मैक्सिमम चांसेस थे कंटामिनेशन हो, चाहे वो धूल हो, चाहे वो मिट्टी हो या कोई और हो, तो उसको पकड़ करके मुंह में डालने से डेफिनेटली इन्फेक्शन तो जाएगा। और अगर इन्फेक्शन जा रहा है मुंह के रास्ते पे तो फिर वो एक लूज मोशन, डिसेंट्री तो कॉज करेगा ही करेगा। लेकिन आज के सिचुएशन में थोड़ा अवेयरनेस बढ़ा है, लोग टाइल्स को अच्छे से साफ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं, चीजों को साफ सफाई के साथ रखते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक कम हो गया है। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि बंद हो गया है। तो ये एक मेन कारण है कि आपके बच्चे को लूज मोशन हो सकता है, लेकिन क्या यही इकलौता कारण है? बिल्कुल भी नहीं। आजकल के बच्चों को अगर आप देखें तो जैसे ही वो खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि दांत निकलने के बाद, उनका अन्नप्राशन होने के बाद आप उनको कुछ खिलाते हो तो वो चीजें ज्यादातर पसंद करते हैं चटपटी चीजों को, जैसे चिप्स बहुत ज्यादा खाते हैं, पॉपकॉर्न बहुत ज्यादा खाते हैं, या कोई और ऐसा ऑब्जेक्ट खाते हैं जो डेफिनेटली घर का बना हुआ नहीं होता है। कौन सी चीजें कब बनी है, कहां से बनी है, कैसा कंटामिनेटेड है कि नहीं है, ये सब चीजें अफेक्ट करती हैं उनके जीआई को, और उसको कॉज करता है लूज मोशन या तो डिसेंट्री, या अगर आप सरल भाषा में बात करो तो डिसेंट्री के साथ डायरिया भी इससे हम बोल सकते हैं। तो आखिर ये डिसेंट्री या डायरिया की प्रॉब्लम क्या है, और आज जिस ड्रग के बारे में बात करने वाला हूं आपके सामने थोड़ी देर में, वो कैसे इसको मैनेज करता है, कैसे इसको रोकने का काम करता है। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बाकी सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। लूज मोशन, डिसेंट्री, डायरिया, हालांकि तीनों थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, लेकिन आज के वीडियो में मैं उनको एक जैसा मान के चलूं तो क्या सिम्टम होगा। एक ऐसा सिचुएशन जहां पे कोई भी व्यक्ति, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन स्पेशल कंसर्न टू बच्चे की बात करें तो दिन में 3 से 4 बार वो वाटरी स्टूल पास करता है, यानी कि उनके स्टूल का जो स्ट्रक्चर है वो अनशेप्ड होता है, वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। तो इस तरीके से उस प्रॉब्लम को हम डायरिया, डिसेंट्री, लूज मोशन, मैंने फिर से कहा तीनों अलग होने के बावजूद मैं आज इसको एक मानकर चल रहा हूं, तो ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो क्या ये प्रॉब्लम इतनी सीवियर है? हाँ, ये प्रॉब्लम बहुत 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 ज्यादा सीवियर है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है आपके बच्चे को। क्यों? केवल पानी निकल जाना, स्टूल हो जाना, ये कोई प्रॉब्लम है? नहीं, असल में ये बात नहीं है। जब बच्चे का स्टूल पास होता है तो मैक्सिमम अमाउंट में वाटर एक्सक्रीट हो जाता है। ये वाटर आपके मुंह से नहीं निकल रहा वोमिटिंग की तरह, हालांकि उससे भी प्रॉब्लम है, ये रेक्टल रूट से निकल रहा है। तो रेक्टल रूट में निकलने से पहले काफी सारे मात्रा में जो इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के बन रहे हैं काम करने के लिए, वो भी उस वाटर में इंक्लूडेड होते हैं। जो भी खाया हुआ है, डाइजेस्ट किया हुआ है, उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट अगर गए हैं तो वो भी उसमें अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से न केवल पानी बल्कि मैक्सिमम अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन और अदर मिनरल्स भी उस रूट से बाहर निकल जाते हैं। तो जो शरीर की ताकत है, जिससे आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रोलाइट्स, वो सब बॉडी से बाहर निकल जाएगा।
जाए, प्लस प्लेन वाटर भी अगर कंसीडर करो तो प्लेन वाटर शरीर का मैक्सिमम हिस्सा कवर करता है, तो उस हिस्से का एक बड़ा हिस्सा अगर पानी के साथ निकल जाए तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, और जहां पे पानी की कमी होती है दूसरे बैक्टीरिया के लिए वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाता है ग्रो करने के लिए। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन, बल्कि और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो इस तरह से बच्चों के हेल्थ के ऊपर हमला करते हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल जहां पे आपको लगता है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। ये नहीं कि किसी का भी यूट्यूब में वीडियो देखा, मेरा भी वीडियो देखा और ये ड्रग आपने परचेस कर लिया खुद से और देना शुरू कर दिए। ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया जाता कि आप वीडियो देखो और परचेस करो और यूज करो। ये वीडियो इसलिए बनाया जाता है कि अगर आपके डॉक्टर ने ये दवाइयां जो भी वीडियो में बात कर रहा हूं वो लिखी हैं, तो ये समझो कि ये किस लिए लिखी गई हैं और एक काम कैसी करती हैं, देना कैसा है, सावधानी क्या क्या रखनी पड़ेगी, इसलिए आपको बताया जाता है, ना कि इसलिए कि आप इसे परचेज कर सकें। तो फिर अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको यह दवाई देती है, तो फिर अब आपके वीडियो में इंतजार खत्म होता है। इस बारे में बात करेंगे। मेरे हाथ में एक प्रोडक्ट है जिसका ब्रांड नेम है lee.rc। इसे बनाई हुई कंपनी है ली फोर्ड, जो कि एक बहुत ही अच्छी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में से एक है। कई सारे इसका विटामिन प्रोडक्ट मार्केट में इजीली अवेलेबल है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। इसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टेंट क्या है, इसके अंदर दो एक्टिव कॉन्स्टेंट है। पहला है आपका रासेकाड्रोट्रिल, दूसरा है आपका ओफ्लॉक्सासिन, यानी कि दो ड्रग का कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दो ड्रग का कॉम्बिनेशन की अगर बात करते हैं तो कंसंट्रेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो इसमें जो पहला कॉन्स्टेंट है ईच 5 ml के रेस्पेक्ट में वो क्या क्या कवर करेगा, रासेकाड्रोट्रिल आपका 15 mg है और ओफ्लॉक्सासिन इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली ये आपका 50 mg है। लेकिन ये ओरल ड्रॉप तो है, बट स्टार्टिंग में जब आप ये डब्बा देखेंगे तो आपको यहां पे कोई भी लिक्विड जैसा, सस्पेंशन जैसा कुछ चीज दिखाई नहीं देगा। बेसिकली ये एक ड्राई पाउडर के फॉर्म में है। जैसे ये आप डिब्बा देख रहे हो, इसमें पाउडर रखा हुआ है। अगर आपको आवाज आ रही होगी तो आप समझ सकते हैं कि एक पाउडर है, लेकिन इस पाउडर को आप ऐसे तो दे नहीं सकते। इस पाउडर को हमको सिरप के फॉर्म में, ड्रॉप के फॉर्म में, सस्पेंशन के फॉर्म में बनाना है, इसलिए इसमें वाटर फॉर इंजेक्शन दिया हुआ है। वाटर फॉर इंजेक्शन का मतलब होता है इंजेक्शन की ग्रेड का वाटर, इसलिए नहीं कि वाटर की इससे आप इंजेक्शन दे सकें। शब्दों का समझ जरूर रखिएगा। यह पानी इसलिए दिया गया है कि इसे आप इस ड्राई पाउडर में मिक्स करें, मिक्स करने के बाद सस्पेंशन बना लें, उसके बाद आप इसको ड्रॉप जैसा डॉक्टर ने आपको दिया है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जितना ml सजेस्ट किया है उतना आप यूज कर सकें। तो ये दो कॉन्स्टेंट उनके कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं इन दो ड्रग की कैटेगरी, यानी कि ये दो ड्रग हैं वो क्या क्या काम करते हैं और दोनों साथ में मिलकर के कैसे काम करते हैं। पहला जो कॉन्स्टेंट है आपका रासेकाड्रोट्रिल, ये एक ऐसा ड्रग है जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट के सिक्रीशन को कम करने का काम करता है, वाटर के सिक्रीशन को कम करने का काम करता है। इससे क्या होगा भाई, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपके जीआई में, इंटेस्टाइन पार्ट में अधिक मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट सीक्रेट किया जा रहा है, करना ही चाहिए नॉर्मल केस में, लेकिन हम बात कर रहे हैं एबनॉर्मल यानी कि लूज मोशन के केस में, तो मान लो कि ये अधिक मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट को सीक्रेट कर रहा है और साथ में वाटर को भी सीक्रेट कर रहा है, तो ज्यादा मात्रा में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट अब आपके स्टूल के साथ बाहर जाने के लिए अवेलेबल है। तो अगर बहुत अधिक मात्रा में बाहर चला गया, चूंकि बन रहा है तो जाएगा, तो इससे आपको वाटर की कमी भी हो जाएगी, यानी कि डिहाइड्रेशन की कमी, डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट भी मैक्सिमम अमाउंट में लॉस हो जाएंगे, तो इससे आपका नुकसान है। लेकिन अगर हम कम मात्रा में रखें, तो जैसे मान लो कि आपका सिंटेक्स टंकी रखा हुआ है ऊपर में छत में, और किसी कारण से आपका नल खराब हो गया जिसको आप बंद नहीं कर पा रहे हो, तो अगर टंकी फुल भरी हुई होती, इमेजिन करिएगा कि अगर टंकी फुल भरी हुई होती और पानी का लॉस होना तो तय है, तो आपका जितना भी टंकी लीटर का है उतना सारा का सारा पानी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आपको पता था कि कुछ समय बाद ये नल खराब हो सकता है, आजकल में खराब हो सकता है, तो आपने समझदारी दिखाते हुए थोड़ा थोड़ा पानी भरा जितना जरूरत है। तो मान लो अगर आप उस पूरे कैपेसिटी का केवल एक हिस्सा भरते हो, तो मैक्सिमम पानी जो बर्बाद हो सकता था वो केवल थोड़ा सा अमाउंट में होगा, क्योंकि आपके समझदारी ने ऊपर टंकी को भरने नहीं दिया, और टंकी जब भरा नहीं तो वेस्ट भी कम हुआ। यहां पे भी अगर आपका पूरा इलेक्ट्रोलाइट, पूरा वाटर सीक्रेट होता रहा और लूज मोशन से वो भगता रहा, तो टोटल वेस्ट ही होगा। इसलिए आप उसके सीक्रेशन को, इलेक्ट्रोलाइट की अवेलेबिलिटी को आप कम कर रहे हो। इस तरीके से आप बच्चे की कमजोरी को कमजोर होने से रोक रहे हो, यानी कि उसके इलेक्ट्रोलाइट्स को आप बचा करके रख रहे हो। ये इस तरीके से काम करता है। अब एक चीज और बता दूं जाते जाते, हालांकि इस वीडियो से संबंध नहीं है, डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट जरूर है। अगर ऐसा केस होता है तो आप बच्चे को इलेक्ट्रोलाइट का भी घोल जरूर पिलाते रहो समय समय पे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट लॉस जो हो चुके हैं उनको रिकवर करना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, यानी कि रिहाइड्रेट करने वाला। जो डिहाइड्रेट हो गया है ना पानी निकल करके, उसको रिहाइड्रेट करने वाला है, तो वो जरूरी है इसके साथ भी, किसी के साथ भी। दूसरा जो कॉन्स्टेंट है आपका वह है ओफ्लॉक्सासिन, जो कि एक एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है। जैसा मैंने शुरू में कहा था आपको
कि जब कभी भी आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो कोई भी चीज़ को उठा के खा लेते हैं, जिसके कारण से अगर उसमें कोई कंटामिनेशन प्रेजेंट है तो वो भी उनके ओरल रूट से अंदर चला जाता है। और अगर ऐसा है तो फिर बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करेगा तो काफ़ी सारे मात्रा में डिस्टर्बेंस कॉज करेगा जीआई को, गट के अंदर जो अच्छे फ्लोरा बैक्टीरिया होते हैं उसको भी नुकसान पहुंचाएगा, और इस तरीके से आपको हो जाएगा, यानी कि आपके बच्चे को हो जाएगा लूज मोशन, डिसेंट्री या तो डायरिया, कम्युलेटिव रूप से एक मान के चलिए। तो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सीधा तरीका यह है कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है उसी प्रॉब्लम को कॉज करने वाले एजेंट को वहां से भगा दिया जाए, और उसके लिए जरूरी है एंटीबायोटिक, क्योंकि बैक्टीरिया अगर इन्फेक्ट कर रहा है तो उसका तोड़ जो है, उसका जो काट जो है वह है एंटीबैक्टीरियल, और उसी का एग्जांपल है आपका ओफ्लॉक्सासिन। अब ये देखिए कि ओफ्लॉक्सासिन काम कैसे करता है, कौन सी क्लास का है, सिंपल से तरीके से आपको समझाऊंगा विद डेमोन्स्ट्रेशन। अगर आप मेरे हाथ में एक फ्रूट्स देख रहे हैं तो ये है ऑरेंज। ऑरेंज आपको काफी कुछ समझा देगा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, लेकिन पहले थ्योरेटिकल फिर प्रैक्टिकल। सबसे पहला है ओफ्लॉक्सासिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है। यह है फ्लोरोक्विनोलोन कैटेगरी का एंटीबायोटिक। फ्लोरोक्विनोलोन काम कैसे करता है, फ्लोरोक्विनोलोन्स के काम करने के तरीके को समझेंगे, लेकिन समझेंगे कि ये बैक्टीरिया सर्वाइव कैसे करते हैं। देखिए, जब कभी भी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनका जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, वो पहले तो अनकॉइल होता है, फिर उनके बाद उनका जो एक प्रकार से टेम्पलेट बनता है, फिर वो कंबाइन होकर आगे और ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करने लगते हैं। इस पूरे काम में कुछ चीजें मदद करती हैं, जैसे सबसे पहला काम करता है हेलिकेज, जो कि उस हेलिक्स को ओपन करने का काम करता है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट प्ले करता है डीएनए गायरेज, जो कि उनके पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को मेंटेन करता है ताकि वो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में बन सके, क्लम्सीनेस ना बन सके। और ये सब क्या चीजें हैं, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, वो तो इस वीडियो में समझा नहीं पाऊंगा। हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी पे इसका पूरा डिटेल अवेलेबल है, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स या क्विनोलोन्स। तो ये जो आपका डीएनए गायरेज है उसकी नेगेटिव सुपर कॉइलिंग के लिए मेंटेन है, और टोपोआइसोमरेज 4 जो कि आगे जाकर के उनके सेल के डिवीजन के लिए, सेग्रीगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तीन चीजें बैक्टीरिया के लिए बहुत 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 बेनिफिशियल है। कौन कौन सा, हेलिकेज, दूसरा है आपका डीएनए गायरेज, और तीसरा है आपका टोपोआइसोमरेज। इससे बैक्टीरिया को फायदा होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, इससे बैक्टीरिया को फायदा होता है, लेकिन जहां पे बैक्टीरिया को फायदा होगा वहां पे पेशेंट को नुकसान होना तय है। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि पेशेंट को फायदा मिले, बैक्टीरिया को नुकसान। इसलिए आप उन चीजों को अवॉइड करोगे जिस चीज से बैक्टीरिया का फायदा होता है। तो आपका जो आज का ड्रग है, जिसका नाम मैंने बताया आपको ओफ्लॉक्सासिन, ये बैक्टीरिया के डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज को अफेक्ट करता है, जिससे बैक्टीरिया नेगेटिव सुपर कॉइलिंग की ओर नहीं जा पाता, स्टिल अवेलेबल रहता है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में, और उससे उसका जो सेल डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह है, वो रुक जाता है और बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इस तरीके से वो जो बैक्टीरिया है डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैंने ऑरेंज का एग्जांपल इसलिए लिया था क्योंकि आपको बता सकूं कई अलग फैक्टर में से एक फैक्टर, हालांकि आज के इस ड्रग के साथ डायरेक्ट संबंध तो इसका नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट संबंध इसका जरूर है। जैसे ये वाला एंटीबायोटिक फ्लोरोक्विनोलोन्स डीएनए गायरेज को अफेक्ट करता है, टोपोआइसोमरेज को फैक्टर का अफेक्ट करता है, वैसे और भी एंटीबायोटिक जो होते हैं, अगर आपके ड्रग ने ये नहीं दिया तो वो आपके बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को या तो सेल वॉल को रप्चर करके अपना काम करते हैं। जैसे ये ऑरेंज का पील जो छिलका है, वो अंदर ऑरेंज की कलियों को बचा करके रख रहा है, तो मैं इसे हाथ से छू भी रहा हूं ना, तो अंदर की कलियां बिल्कुल अनटच्ड है, उनको कोई कंटामिनेशन पास नहीं हो रहा है। कब तक, जब तक कि ये ऑरेंज का छिलका ऑरेंज के साथ इंटैक्ट है तो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अंदर के कंटेंट को, छिलकों के अलावा जो अंदर की कलियां हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए, तो सबसे पहले आपको छिलका रिमूव करना पड़ेगा। इस तरीके से ऐसे एंटीबायोटिक जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर या सेल की मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, वो ऐसे काम करते हैं। तो बस मैंने आपको एक्स्ट्रा बोनस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप वीडियो को देखते हैं, सीखते हैं, ये काफी अच्छी बात होती है, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन आपको कभी नहीं करना चाहिए। जाते जाते एक बात और, इसके पीछे तरफ दिया हुआ है कैसे इसको यूज करें। देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये एक ड्राई पाउडर के फॉर्म में है, तो सबसे पहले ड्राई पाउडर को अच्छे से शेक करिएगा ताकि पाउडर लम्स के रूप में ना रहे, चिपचिपा चिपक करके गुठलू ना बना ले, सारे पार्टिकल्स आराम से सेग्रीगेटेड होने चाहिए। उसके बाद दिए गए मार्क तक आपको दिए गए वाटर फॉर इंजेक्शन को यूज करते हुए उसे डाइल्यूट करना है और अच्छे से शेक करना है। अब उसके बाद आपके डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंगली दिन में जितनी बार जितना ml देने को बोला गया उतना ml दें। उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख दें। याद रखिएगा, एक बार आपने ड्राई पाउडर को सिरप के या सस्पेंशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो उसे 7 दिन के अंदर यूज करना ही पड़ेगा। अगर यूज नहीं होता तो फिर कभी फ्यूचर में यूज करूंगी करके आप उसके यूज के लिए लंबे समय तक स्टोरेज ना करें, ये उसका नुकसान पहुंचा सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।